माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन में आता है और लगभग 70% से ज्यादा भूभाग वन अभ्यारण्य क्षेत्र में रिकॉर्ड है, इसे नकारा नहीं जा सकता। चूंकि माउंट आबू का कुछ क्षेत्र नगरपालिका और ग्रामीण भी है, सदियों से पर्यटन की नजर से, धार्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक कारणों से भी माउंट आबू देश और विदेश में अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से माउंट आबू न ही आधिकारिक तौर पर हिल स्टेशन की गणना में आता है और न ही आधिकारिक तौर पर तीर्थ भूमि की सूची में है, न ही ऐतिहासिक स्थानों में माउंट आबू का नाम कहीं दर्ज है। माउंट आबू की हालिया प्रसिद्धि का अगर ईमानदारी से अवलोकन करें तो दो ही मुख्य आकर्षण है, जिसके कारण वर्ष भर में लाखों पर्यटक माउंट आबू की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण और दूसरा देलवाड़ा का जैन मंदिर। ऐसा नहीं है कि माउंट आबू में घूमने के लिए इन दो के अलावा कोई और जगह या कारण नहीं है, पर इसे राज्य सरकार की उदासीनता माना जाए या माउंट आबू को लेकर इनकी को छिपी हुई कूटनीति माना जाए, जिसकी वजह से माउंट आबू की उन बाकी जगहों का प्रचार प्रसार इतना नहीं किया गया कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे टूरिस्ट या ट्रैवल के शौकीन लोगों को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान में माउंट आबू में टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, पर पिछले एक दशक में जो टूरिस्ट माउंट आबू आ रहे हैं उनमें भी लगभग 80% टूरिस्ट का आकर्षण यहाँ की वादियाँ, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ के वनों का भ्रमण नहीं है। आकर्षण है यहाँ बिकने वाली शराब, व्याभिचार, जुआ और अन्य कुकर्म जो माउंट आबू जैसी पवित्र स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। यही और इसी पिछले एक दशक से शुरुआत होती है माउंट आबू के विनाश की और जाने की, पर्यावरण के सत्यानाश होने की, वन्य जीवों के व्यवहारों में और उनकी दिनचर्या में महा बदलाव की। और ये आतंक इंसानों ने फैलाया है और बड़े आराम से इसी इंसान ने अपनी नाकामी का ठीकरा वन्य जीवों और वन विभाग पर फोड़ना शुरू कर दिया। हमने शुरुआत में ही कहा है, माउंट आबू का लगभग 70% से ज्यादा भूभाग वन अभ्यारण्य क्षेत्र में रिकॉर्ड है और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार भी इन्हीं वन्य जीवों का, पशु पक्षियों का है। मगर इंसानी घुसपैठ ने इन जीवों को अपने प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर आने को मजबूर किया है। कैसे, इसका विश्लेषण हम आगे कर रहे हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाए और करीब 1 या 1.5 दशक पीछे के माउंट आबू को स्टडी करें, तो माउंट आबू में टूरिस्ट आने का एक सीजन हुआ करता था, जैसे गर्मियां और दीपावली का सीजन मुख्य सीजन माना जाता था। बाकी दिनों में टूरिस्ट आते थे पर संख्या कम होती थी। उसी हिसाब से यहाँ होटल रेस्टोरेंट का व्यवसाय भी सीमित हुआ करता था, परिवहन के साधन भी सीमित थे। टूरिस्ट आराम से कम 2-3 दिन माउंट आबू में घूमता था। धीरे धीरे एक दशक में परिवहन सुविधा, सड़क मार्ग में सुधार होने लगा तो माउंट आबू से 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी। होटल व्यवसाय अच्छे स्तर पर फलने फूलने लगा। जब टूरिस्ट की संख्या में इजाफा होने लगा तो माउंट आबू के निवासियों ने अपने मकानों में भी पेइंग गेस्ट हाउस के रूप होटल व्यवसाय शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने पर्यावरण का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी में जनहित याचिकाएं लगा दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि माउंट आबू में नए निर्माणों पर रोक लगा दी गई। ये रोक करीब 2 दशकों तक लगी रही। वर्तमान में भी ये स्पष्ट नहीं है कि रोक लगी है या नहीं। खैर, इस रोक ने काफी हद तक माउंट में होने वाले अतिक्रमण और अवैध भवन निर्माणों पर काबू में रखा, पर इतनी लंबी रोक ने यहाँ के बाशिंदों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि उनकी एक पीढ़ी जवान हो गई, रहने को जगह की कमी होने लगी। लोगों ने ज्ञापनों, धरना प्रदर्शनों का सहारा लिया तो थोड़ी छूट मिली। अपने मकानों में रिपेयरिंग और थोड़ा बहुत रेनोवेशन करने की सशर्त अनुमति मिलने लगी। इस छूट का भरपूर फायदा उन लोगों ने ज्यादा उठाया जो आर्थिक रूप से सक्षम थे और जिनकी राजनीतिक पहुंच थी। अपनी होटलों में और ज्यादा रूमों की संख्या बढ़ा दी। मास्टर प्लान, बायलॉज और एनजीटी के नियमों की अवहेलना करते हुए क्या नदी, क्या नाले, क्या पहाड़ और क्या जंगल, जगह जगह निर्माण कार्यों की बाढ़ आ गई। और इसका बुरा असर अगर किसी पर ज्यादा पड़ा तो वो था पर्यावरण पर, जंगलों में रहने वाले जीवों पर। जब टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी तो होटल रेस्टोरेंट भी संख्या में बढ़ गए और इन सब के बढ़ने पर एक चीज और बढ़ी, वो था कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक। आज माउंट आबू में खुले में जगह जगह पर आप कचरे से रूबरू हो सकते हैं। उन कचरों के ढेर में आपको छोटे बड़े जानवर, बैल, गाय, सुअर, बकरी, कुत्ते, प्राणघातक कीड़े और भालू भी आराम से दावत उड़ाते देखे जा सकते हैं। ये कचरा किसने फेंका, भालुओं ने या वन विभाग ने? दोषी कौन? ये प्रश्न आप सभी अपनी अंतरात्मा से पूछना और कमेंट में जरूर बताना।
बहरहाल पिछले कुछ दिनों में मीडिया के जरिए एक खबर बार बार दिखने को मिल रही है कि आबादी क्षेत्र में भालुओं का तथाकथित आतंक मचा हुआ है। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी भालू खुले घूमते देखे जा रहे हैं। प्रशासन ने भी इस मुद्दे पर मीटिंग शुरू की। कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें माउंट आबू के गणमान्य लोग, वन विभाग, नगरपालिका, आपदा दल और पर्यावरण प्रेमी आदि सम्मिलित हुए। भालुओं का आबादी क्षेत्र में आने के कारणों पर चर्चाएं हुई। इस चर्चा में एक ही कारण सबसे ज्यादा कॉमन था और सभी सहमत भी थे। वो था माउंट आबू के आबादी क्षेत्र में चारों तरफ फैला हुआ खुला कचरा और खाने की जूठन। यही एकमात्र कारण है वन्य जीवों और अन्य जानवरों का आबादी क्षेत्र में आना और उनका जमावड़ा लगना। और यही वजह है इंसानों और जानवरों का आए दिन आमना सामना होना और कई बार दुर्घटनाएं घटित होना। ये कमजोरी या नाकामी स्थानीय नगरपालिका की है और इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि नगरपालिका के पास संसाधनों, फंड या कर्मचारियों की कमी है। राजस्थान की सबसे धनी नगरपालिकाओं में माउंट आबू शीर्ष पर रहा है और प्रदेश की बाकी नगरपालिकाओं से इसका क्षेत्रफल भी लगभग छोटा है। बात की जाए सन 2018 से 2023 के मध्य की, तो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने कचरा निष्पादन के लिए जो व्यवस्थाएं की थी उससे काफी हद तक कचरे की समस्या का निवारण हुआ था। माउंट आबू के पूरे आबादी क्षेत्र में दिन में करीब 8 से 10 गाड़ियां भौंपू बजाते हुए घर घर जाकर कचरा एकत्रित करती थी। इसके बावजूद भी अगर कोई कचरा बाहर फेंकता था तो उस पर कार्यवाही की जाती थी। पुराने अखबारों में ऐसी खबरें आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। आज वो लाखों रुपए की कचरा गाड़ियां खुद कचरा बनकर पोलो ग्राउंड में पड़ी है। कुछ के तो अवशेष ही बचे हैं, कुछ के पार्ट्स ही चोरी हो गए। खाली ढांचे जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी का मंजर खुद सुना रहे हैं। खैर, उपरोक्त कचरा निष्पादन की व्यवस्था आज धरातल से गायब कर दी गई है और इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है, माउंट आबू में भालुओं और तेंदुओं का आबादी क्षेत्र में आना कोई नई और चौंकाने वाली बात नहीं है, न ही ये कोई राजनीति करने का मुद्दा है। चूंकि माउंट आबू खुद अपने आप में अभयारण्य क्षेत्र है, तो इन जानवरों का आबादी क्षेत्र में आना सालों से या यूं कहे कि सदियों से रहा होगा। हमने माउंट आबू के उप वन संरक्षक अधिकारी से इस विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि माउंट आबू में लगभग 281 वयस्क भालू है। पिछले कुछ सालों में भालुओं की तादाद माउंट आबू में बढ़ी है, जो कि वन अभयारण्य के लिए एक सुखद खबर भी है और इसी वजह से माउंट आबू देश की सभी वन अभयारण्य में शीर्ष पर आता है। माउंट आबू के जंगलों में इन जानवरों के खाने पीने की प्रचुर सामग्री है, पर बावजूद इसके कुछ भालू, जो करीब 8 से 10 की संख्या में ही है, वे आबादी क्षेत्र में कचरे से आकर्षित होकर उधर जा रहे हैं। ये कुछ भालू सालों से इंसानों के करीब रहने के आदी हो चुके हैं और इनको इंसानों से डर खत्म हो गया है। वरना भालू ही नहीं, हर वन्यजीव इंसानी आहट से ही सचेत हो जाते हैं और खुद भाग जाते हैं। जब तक माउंट आबू के सभी विभाग, आबू के निवासी एकजुट होकर कचरा निष्पादन और अन्य कारणों का समाधान नहीं करेंगे, वन्यजीव और अन्य जानवर शहरों की ओर आएंगे, क्योंकि इनको रोकना आसान काम नहीं है। आबू के व्यापारियों, व्यवसायियों और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि माउंट आबू की असल पहचान ही यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का अनुकूल वातावरण, यहाँ के वन्यजीव और वन है। उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पर्यटक माउंट आबू में उनके होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट या यहाँ का कचरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की होटलों से ज्यादा अच्छी सुविधाएं तो उनके शहर में भी मिल जाती है, वो भी माउंट आबू से कम दाम में। आप जो पर्यटक को उपलब्ध करवाएंगे, पर्यटक उसी का उपयोग करेंगे। अब सोचना आपको है, आप उन्हें साफ सुथरी छवि वाला माउंट आबू दे रहे हैं या व्याभिचार और कुकर्मों वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकृति के सामने इंसान की औकात कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। और इसका उदाहरण हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल, जोशीमठ में हुए प्राकृतिक प्रकोप दुनिया के सामने है, जहां प्रकृति अपना संतुलन खुद बना रही है। प्रकृति माँ का रूप भी है और रणचंडी भी है। ये रिश्वत नहीं लेती। इसे अपना संतुलन स्थापित करने के लिए किसी अधिकारी के आदेश या निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपना अधिकार खुद छीन लेती है। बहरहाल, माउंट आबू में भालू का मुद्दा नया नहीं है। हाँ, इसको राजनीतिक चश्मे से जरूर देखा जा रहा है। अगर माउंट आबू में रहना है तो इंसान को प्रकृति और उसके रखवाले जीव जंतुओं से तालमेल खुद बैठाना होगा। अपनी लालची और अति महत्वाकांक्षी फितरत को छोड़कर जंगल में घुसपैठ रोकनी पड़ेगी।
अगर ये नहीं कर पाए तो इंसान और वन्य जीवों के बीच जंग जारी रहेगी और विजय तिलक तो प्रकृति के माथे पर ही होगा। माउंट आबू हमारी विशेष रिपोर्ट आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।